Hello students, Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today we are going to study how to prepare financial statements in management accounting. Now students, before that let us understand what is management accounting. Management accounting is nothing but accounting which is done so as to cater the needs of the management. अब स्टूडेंट्स मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट का काम है डिसीजन लेना, राइट? तो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग इस तरीके से करना जिससे मैनेजमेंट बासानी डिसीजन ले पाए फॉर द इन द गुड फेथ ऑफ द कंपनी, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो स्टूडेंट्स बेसिक डिफरेंस यही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपनी अपने सहूलत के लिए अपने हिसाब से करती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी अपने लिए नहीं, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं, बल्कि किसी थर्ड पार्टी के लिए करती है, गवर्नमेंट के लिए करती है, इन्वेस्टर्स के लिए करती है, क्रेडिटर्स के लिए करती है. ओके, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डन सो एज टू मैनेज द कंपनी इन अ बेटर वे. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू परचेज अ मशीन, तो स्टूडेंट्स अगर मैं मार्केट में जाती हूँ तो मेरे लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. मेरे पास मशीन ए परचेज करूँ कि मशीन बी परचेज करूँ, मशीन सी परचेज करूँ. तो स्टूडेंट्स इनमें से फैसला करना और ऑप्ट करना कि विच विल द बेस्ट मशीन फॉर माय कंपनी, ओके, दैट इज डन अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नाउ स्टूडेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए हमें डेटा चाहिए. हमें और ये डेटा किस तरीके से मिलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू हमको मिलेगा. सो फर्स्ट, फॉर इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आल्सो टू कम टू एट एनी डिसीजन, टू अराइव एट एनी डिसीजन, टू कंपेयर द प्रॉफिट्स, टू कंपेयर द लॉसेस, वी नीड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. So here basically in this video I am going to teach you how to prepare profit and loss account in vertical format. Okay, तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स में से आप कॉस्ट को माइनस करते हो तो क्या होता है? प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक पेन 10 रुपीज में सेल करी, उसके पीछे उसके मैन्युफैक्चरिंग में मेरा 7 रुपीज स्पेंड हुआ, यानी उसका कॉस्ट अगर 7 है तो प्रॉफिट कितना हो जाता है? 3 रुपीज. एकदम सिंपल सी बात है, राइट? सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का कैसे बनेगा? सेल्स में से कॉस्ट, जो भी गुड्स हम सोल्ड किए उसके कॉस्ट को माइनस कर देंगे, राइट? तो ये हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब सेल्स स्टूडेंट्स तो कैश सेल्स भी होता है और क्रेडिट सेल्स भी होता है, तो आप दोनों भी सेल्स को ऐड करोगे. लेस रिटर्न्स. रिटर्न स्टूडेंट्स, अब आपने सेल किए लेकिन 2 दिन बाद वो वापस आ गया, तो क्या वो सेल हुआ? कोई भी रीजन की वजह से, चाहे डिफेक्ट है या कोई और अदर रीजन है, कोई और अदर कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो उसने उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया, तो आपने तो सेल्स में उसकी एंट्री कर चुके हो, तो आपको सेल्स में से उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा अगर सेल्स रिटर्न है तो. ओके, सो दिस इज अबाउट सेल्स. अब सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा प्रॉफिट. नाउ स्टूडेंट्स, गुड्स के लिए हमारा पहले क्या क्या खर्चा लगता है? रॉ मटेरियल का. यस, रॉ मटेरियल पे मैं कुछ वर्क करती हूँ, कुछ एक्सपेंसेस खर्चा करती हूँ, जिनको बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? एक्सपेंसेस विच आर directly spent on the manufacturing of the goods are called as direct expenses. जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं एक पेन बना रही हूँ तो रॉ मटेरियल मेरे लिए प्लास्टिक हुआ, इंक हुई, ओके, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गया? कोई जो मशीन होगी, ओके, और फिलिंग मशीन होगी, रिफिल फिलिंग मशीन होगी, या फिर जो है मोल्डिंग मशीन होगी, ओके, देन फैक्ट्री का रेंट होगा, पावर होगी, मशीन का पावर होगा, ओके, देन वर्कर्स वर्क करेंगे उस पर, उनको मेरे को वेजेस देना पड़ेगा. ओके, सो दिस विल बी अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. नाउ स्टूडेंट्स, हम यानी 2 बात आपको समझ में आई. सेल्स क्या होता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स में 2 चीजें, एक तो रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेस हम जोड़ेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ेंगे. रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेस, अब मैं रॉ मटेरियल की बात करती हूँ स्टूडेंट्स. रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेस वही हम ऐड करेंगे जो कंज्यूम होगा. यस और नो? और ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल मुझे 10 यूनिट्स 10 पेन बनाना था और 10 यूनिट्स के लिए 10 यूनिट्स ऑफ पेन के लिए मुझे 10 यूनिट्स ऑफ मटेरियल चाहिए था, यानी 1 यूनिट ऑफ पेन के लिए 1 मटेरियल चाहिए था. ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने क्या करी, मैं जब गई
वो जो भी जिसे परचेज करना है मैं उसके पास गई, तो उसने मुझे बोला कि आप 10 यूनिट्स मत लो, आप 12 यूनिट्स ले लो, क्योंकि आप 12 यूनिट्स लोगे तो मैं आपको अच्छा डिस्काउंट दूंगा। मैं 12 यूनिट्स लेकर आ गई। आके देखती हूँ स्टूडेंट्स में गोडाउन में तो क्या है, 2 यूनिट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हम तो यहाँ पे सेल मुझे कितना करना है, 10 यूनिट्स। तो मैं तो 10 यूनिट्स का ही खर्चा जोड़ूंगी ना। अगर मैं 10 यूनिट्स सेल की तो मैं तो 10 यूनिट्स के लिए कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ वही जोड़ूंगी। सो दैट इज व्हाई हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी 2 यूनिट्स पड़े थे, ठीक है, प्लस परचेजेस मैंने 12 लेकर आई, 14 हो गए। लेकिन 14 में पूरे लूंगी क्या, नहीं, मैं माइनस करूंगी उसमें से जो भी क्लोजिंग स्टॉक, यानी जो मैंने यूज नहीं करी, जो गोडाउन में पड़ा रह गया। इस केस में कितना पड़ा रह गया, मैंने 10 ले ली तो 4 पड़ा रह गया, सो दैट विल बी -4। सो वी आर गोइंग टू टेक ओनली रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। Okay, I hope you understood how we have calculated raw material consumed. Next is direct expenses. Direct expenses मतलब जो भी हमको फैक्ट्री में लगा वो सारे expenses में ऐड करती हूँ। Here students again one thing, अब फैक्ट्री में भी कुछ काम होते हैं जो अधूरे, जो चलते रहते हैं, मतलब गुड्स जाता रहता है, सेल होते रहता है, यहाँ पे काम चलते रहते हैं, तो उस केस में कुछ अधूरे गुड्स भी रहते होंगे। ओके, सो यहाँ पे भी उसी तरीके से हम, अगर आपको वर्क इन प्रोग्रेस दिया है तो आप ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस करोगे, तब आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। ओके, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आप ऐड करोगे। अभी हम स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक नहीं पहुंचे, अभी तक हमारा गुड्स बना ही नहीं है, अभी हम रॉ मटेरियल की बात किए। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में आप सारे एक्सपेंसेस ऐड करोगे। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया है तो आप उसको लोगे लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि तो हम तो सिर्फ 10 यूनिट्स की बात करें। अगर उसमें कुछ अधूरे काम पड़े हैं, फॉर एग्जांपल 2 यूनिट्स उसमें वर्क इन प्रोग्रेस में था और जो है 10 यूनिट्स में मेरा उसमें बनने में गया, बट मैं 12 थोड़ी ना लूंगी, मैं तो 10 ही मुझे लेना है, तो मैं 2 रहने दूंगी, राइट। सो दैट इज व्हाई आई विल ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, देन आई विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी भी स्टूडेंट्स ना मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, उसके बाद अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बारी आती है। ओके, so here also students, if you will see, just give me a minute. Okay, cost of goods sold again students, मैं अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स बन गए, ठीक है। अब जो गुड्स बन गए वो सारे तो बिकेंगे नहीं, जो भी है मैं पहले जाऊंगी वेयर हाउस में, देखूंगी वहां पे कुछ गुड्स पड़े हुए हैं तो उनको ऐड करूंगी। तो स्टूडेंट्स हम ओपनिंग स्टॉक में जब वेयर हाउस में जाती हूँ, मैं देखती हूँ वहां पे फिनिश गुड्स रखे हुए हैं, ओके, और कुछ फिनिश गुड्स ही मैंने परचेज की थी, राइट। लेकिन मेरे को तो उतने फिनिश गुड्स जो परचेजेस में से फिनिश गुड्स हैं वो फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स हैं, ओके। ओपनिंग स्टॉक पहले से कंप्लीटेड जो है स्टॉक में मेरे रखे हुए 2 यूनिट्स हैं, लेकिन मुझे कितना चाहिए, मुझे सेल करना है सिर्फ 10 यूनिट्स, तो मैं 2 यूनिट्स और उधर रहने दूंगी, तो उसका मैं कॉस्ट ऐड करूंगी क्या, I am not going to add the cost of dead goods, right? So that is why I am going to deduct it. मतलब मैं 10 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक जो 2 यूनिट्स रखे थे उसको ऐड की, क्योंकि वो मैं पहले सेल करूंगी, प्लस जो मेरा परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स है, कुछ फिनिश गुड्स अगर मैंने परचेज करी हूँ डायरेक्टली तो उसका कॉस्ट ऐड करूंगी, लेस जो रहने दूंगी, जो नहीं सेल करूंगी उसको क्यों ऐड करूंगी, उसको तो लेस करूंगी, क्योंकि वो टोटल में से उसको तो मैं हटा रही हूँ, 12 है, 12 में से 2 में हटा रही हूँ, मैं तो सिर्फ 10 ही सेल कर रही हूँ, तो 2 को डिडक्ट करना पड़ेगा कि नहीं, यानी 2 यूनिट्स को नहीं सेल कर रही हूँ तो 2 यूनिट्स के कॉस्ट को मैं क्या करूंगी, डिडक्ट करूंगी, तो मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वर्क इन प्रोग्रेस, एड वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो हमको मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमको मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
ओके अब ये स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप जब सेल्स में से माइनस करोगे तो अब आपकी आएगी ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन ये भी एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है स्टूडेंट्स। अब मैंने गुड्स के ऊपर नहीं पर गुड्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी तो खर्चा क्यों, गुड्स सेल करने के लिए अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए मैंने जो है एडवर्टीजमेंट में कितना सारा खर्चा क्यों, मैंने ऑफिस स्टाफ एक अकाउंटेंट रखी हूँ सारा रिकॉर्ड रखने के लिए। ओके तो वो सारे भी तो क्यों कर रही हूँ मैं, गुड्स बिके इसीलिए तो कर रही हूँ, गुड्स के लिए ही कर रही हूँ, so obviously I am going to take that cost also from that buyer, yes or no। so gross profit में ये जो सारे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली गुड्स के बनाने में तो खर्च नहीं हुए पर गुड्स के लिए ही खर्च हुए, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, कितने होते हैं 3, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड द नेक्स्ट वन इज फाइनेंस। एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिस एक्सपेंसेस, सारे ऑफिस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कंप्यूटर है उसका डेप्रिसिएशन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर जो नॉर्मल बेड डेट्स होते हैं, ओके मैं जो उधर सेल्समैन है उनको जो सैलरी दे रही हूँ, डिलीवरी वैन है उसका, ओके मैं सेल्स डिस्काउंट दे रही हूँ, कुछ कमीशन दे रही हूँ, वो सब इधर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। थर्ड वन इज फाइनेंस। फाइनेंस में ना स्टूडेंट्स आप याद रखो यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू टेक इंटरेस्ट ओवर हियर, इंटरेस्ट भी फाइनेंस चार्जेस ही है बट उसको हम जो है सेपरेट बताएंगे। तो फाइनेंस चार्जेस में क्या आप लिखोगे, कैश डिस्काउंट लिखोगे, बैंक चार्जेस लिखोगे, कुछ अगर एबनॉर्मल बेड डेट्स है, एबनॉर्मल मतलब हर मंथ 1000 होता था लेकिन ये मंथ 2000 हो गया तो 1000 एबनॉर्मल है उसको लिखेंगे। ओके तो आपको मिलेगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप जब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आपको आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इसमें से इंटरेस्ट माइनस करोगे, ऑपरेटिंग इंटरेस्ट किसका, हम डिबेंचर्स लिए हैं, हम लोन्स लिए उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उसके इंटरेस्ट को माइनस करोगे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आएगा। ओके उसके बाद आप अब ऑपरेटिंग वर्ड यहाँ पे जुड़ा है, ऑपरेटिंग मतलब ये सब हमने बिजनेस का ही लिए, अब उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो ऐड करना और एक्सपेंसेस है तो लेस करना। कभी कभी स्टूडेंट्स कंपनीज जो उसका बिजनेस नहीं है लेकिन फिर भी उसको फायदा हो रहा है, जैसे फिक्स्ड एसेट था, कंप्यूटर था, उसने बेच दिया, 8000 का खरीदा था 10000 में बेच दिया, 8000 उसकी वैल्यू रह गई थी, 10000 का बेच दिया, 2000 प्रॉफिट हो गई। बट ये क्या बिजनेस की इनकम है, क्या वो कंप्यूटर सेल और परचेस करता है, नहीं, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हो गई अचानक से, सो दैट विल बी एडेड। इनकम होगी तो प्रॉफिट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसी तरीके का कोई ऐसा अनयूजुअल एक्सपेंसेस है जैसे फिक्स्ड एसेट पे लॉस हो गया, ओके देन कोई हमने एक्सपेंसेस थे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे जो हमने राइट ऑफ किए, कोई डैमेजेस अचानक से हो गए थे जो हमने पे किए, ये एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है, कुछ अलग से एक्सपेंसेस हो गए हैं, उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो हमको आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को लेस करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। अब ये हमारी प्रॉफिट आ गई। अब इस प्रॉफिट में से जिसको भी हमको बांटना है, हमको डिविडेंड देना है, हमको रिजर्व में ट्रांसफर करना है, हमको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करना है, वो सब करेंगे तो हमको लास्ट में अप्रोप्रिएशन आएगा, ये हम जो है बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। आई होप you have understood my lecture. If you have any queries you can comment me, okay, you can send your queries in comment section and keep watching my video, like, share and subscribe. Thank you.